अस्सलाम वालेकुम। एंकर्स व्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श और मेरे साथ मेरे साथी एंकर्स भी मौजूद हैं जो कि हमेशा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और नया टॉपिक यहां पर लेकर आते हैं ताकि उस पर बात करके गुफ्तगू करके कोई ऐसा रास्ता निकाल सके या कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग हो सके जिससे कुछ ऐसी तौर पर सूरत हाल जो है वो सामने आ सके वाज़ेह तौर पर नाज़रीन के सामने भी। और आज भी हम लोग कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ आए हैं जो कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपिक्स कमेटी के इजलास के हवाले से हम बात करेंगे जिसमें वज़ीर दाखिला जो है सरफराज बुगटी ने वाज़ेह तौर पर बड़े बड़े अहकामात जो है वो उस वक्त सादिर किए हैं अफ़गान शहरियों के मुताबिक। और जिस तरह से हम अपने शहर की बात करें या मुल्क की बात करें तो यहाँ पर अफ़गान बाशिंदे बहुत ज़्यादा जो है वो मुकीम है और यहाँ पर जो है चाहे आप होटल्स पे देखें, गदागर की तादाद देखें या आप कचरा उठाने में देखें तो अफ़गानियों की बड़ी तादाद आपको मिलेगी। और ये अफ़गानी आते कहाँ से है और यहाँ पर मुकीम क्यों हो जाते हैं, ये तमाम तर सूरत हाल बड़ी जो है वो पैनिकल है। और इसी तमाम तर सिचुएशन के ऊपर आज जो है इजलास तलब किया गया और उस पर बात भी की गई। बिल्कुल, गैर कानूनी तारकीन वतन से मुताल्लिक कुछ अहम फैसले किए गए हैं, इस पर रिपोर्ट है। उससे पहले आपको चंद मंदरजात आपके साथ ज़रूर शेयर कर देते हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा, एपिक्स कमेटी के अंदर ये फैसला किया गया है। साथ में बताया गया है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादों को जब्त करने का भी फैसला हुआ है और इसी के साथ ही गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है। और इस डेडलाइन के मुताबिक जो गैर कानूनी और गैर मुल्की अफराद हैं उनकी जो तिजारत है, उनकी प्रॉपर्टी है और उनकी जितने भी पाकिस्तान के अंदर जायदादें होंगी, अगर डेडलाइन तक वो उसको बेच के यहाँ से नहीं जाते तो उन्हें कुर्क कर लिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि बॉर्डर पर जो आमदोरफ्त है उसका तरीक़ाकार होगा और अब दस्तावेज़ात की सूरत में उसको मज़ीद मुनज़्ज़म किया जाएगा। और हमारे साथी एंकर्स भी यहाँ मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ्स भी हमारे ज्वाइन करेंगे हमसे, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। लेकिन इससे पहले जो रिपोर्ट है वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं ताकि मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करें। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते हम उनको डिपोर्ट करेंगे। कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा। 1 नवंबर ऑनवर्ड जो है हमारा एक ऑपरेशन स्टार्ट होगा। हम जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं या वो कारोबार जो इलीगल सिटीजन्स के हैं लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन्स उनके साथ क्लब करके कर रहे हैं, उनको ढूंढेंगे और हम उन कारोबार को बहा के सरकार जब्त करेंगे। और जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएंगी। बहुत ज्यादा शनाख्ती कार्ड जो है वो इलीगल मीन्स के साथ जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं और उन शनाख्ती कार्ड पे ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, पासपोर्ट्स बनाए गए हैं, उसके खिलाफ भी एक मौसर किस्म की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए। उसमें आप पेशावर मॉस्क का बड़ा वाकया हुआ था, पुलिस लाइंस का, वो अफगानी ने किया। फिर जो हंगू में अभी रिसेंटली हुआ है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है वो अफगान नेशनल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान से हम पर हमले भी होते हैं और अफगानी नेशनल हमारे हमलों में मुलविस है। यूएनए हेल्पलाइन बना रहे हैं, यूनिवर्सल नंबर दे रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि वो उस वेब पोर्टल के जरिए या उस नंबर के जरिए हम तक अप्रोच करें और हम उनका नाम जो है वो राज में रखा जाएगा और उनके लिए एक रिवॉर्ड मनी भी रखी जाएगी। बंदूक के जोर पे मुसल्लत किए हुए एजेंडे के तहत पाकिस्तानी अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे और स्टेट मजलूम के साथ खड़ी होगी, स्टेट जालिम के साथ नहीं खड़ी हो सकती है। तो वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की बात आपने सुनी और उन्होंने जिन पॉइंट्स का जिक्र किया हम उनके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने। तारिक साहब, जिस तरह से आज फैसला किया गया एपिक्स कमेटी के अंदर और उसके अंदर जो मंदरजात बताए गए, ये वो सारे मसाइल हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहले भी गैर मुल्कियों का इन्फ्लक्स रहा है, सिर्फ अफगान नेशनल्स नहीं है, इसमें दीगर गैर मुल्की भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब क्या वो वक्त आ गया है कि अब इनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से निकाला जाए, और निकालने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप समझते हैं कि इसमें एक बुनियादी जो चीज़ है ट्रांसपेरेंसी का ज़रूर ख्याल रखा जाए?
जी, बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया आपने। एक तो बिलखसूस जिक्र किया जा रहा है बार बार अफ़गानियों का। पाकिस्तान में अफ़गानियों के अलावा बहुत से गैर मुल्की हैं, बर्मीज़ हैं या बांग्लादेशी भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, सोमालियंस भी हैं और बहुत से मुल्कों के लोग हैं। बिलखसूस कराची में जहाँ रहते हैं वहाँ और कम्युनिटीज़ भी बहुत सारी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आते हैं, फिर यहीं बस जाते हैं। लेकिन 1979 के बाद जब रशिया ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद से आज तक सबसे बड़ा जो चंक है महाजरीन का या गैर कानूनी तारकिन वतन का, उसकी वो अफ़गानी है। तकरीबन एक वक्त में 40 लाख तक पहुँच गए थे। और वो वक्तन फ़क्तन जो है वेरी करता रहता है, लेकिन इस वक्त भी 20-25 लाख से ज़्यादा लीगल और इलीगल अफ़गानी यहाँ पर मौजूद हैं। लीगल इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ कार्ड पर यहाँ रहते हैं, जो कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी UNHCR के ज़रिए, तो वो उनका तो कैटेगरी अलग है, वो तो शायद अभी कुछ अर्सा यहाँ पर रहेंगे। लेकिन जो बाकी अफ़गान नेशनल हैं, देखिए उनकी वजह से आप 40-42 सालों में पाकिस्तान की जो माशरत है, तहज़ीब है, हमारा मईशत है, वो सारी तबाह बर्बाद होकर रहेगी। पाकिस्तान में ऐसे फिनोमेनाज, दहशत गर्दी, ख़ुद का शमले, कलशनिकोव कल्चर, हेरोइन कल्चर और इस सारी चीज़ें जो हैं, इस सारे फिनोमेने के बाद आई। और पाकिस्तान में पेशावर से लेकर कराची तक कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ बाज़ शहरों में ऐसा लगता है कि ये शहर जो है पाकिस्तान के नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान का कोई शहर है। वो यहाँ पर मुकीम है, उन्होंने सिस्टम की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया। कुछ लोगों ने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है इलीगल रह लिए, कुछ लोगों ने पासपोर्ट बना लिए, कुछ लोगों ने और जो है वो कानूनी दस्तावेज हासिल कर ली। अब बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है आपका नुक्ता है वो बहुत अहम है कि इलीगल यहाँ पर आए और साथ ही साथ उन्होंने अब जो अपने दस्तावेजात हैं वो भी रेडी करवा लिए। लेकिन हमने देखा कि कराची के साथ अब इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। वो स्ट्रीट क्राइम्स की बात हो या फिर अदर बात की जाए तो वहाँ पर भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सो इसकी वहाँ पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसके पीछे जो तहकीकात हुई हैं उसमें कौन ज़्यादातर पाए गए हैं मुलव्विस, वो भी बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि यकीनी तौर पे इस्लामाबाद में भी एक बड़ी तादाद अब यहाँ पर रह रही है अफ़गानियों की, किस तरीके से किन मसाइल का इनको भी जो हुकूमत है उनको भी दुश्वारियों का सामना होगा, क्या चैलेंजेस होंगे? देखिए जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं उसमें तो बहुत से और तबकात भी हैं, अफ़गानी भी हैं। ज़ाहिर है जब लोग यहाँ पर इलीगल आते हैं तो वो अपने आप को इलीगल कारोबार में इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन 9/11 के बाद ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जितने वाक़यात हुए हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि 98% वाक़यात ऐसे हैं जिनमें तो या तो अफ़गान बशिंदे मुलव्वस थे, या उनके फैसिलिटेटर अफ़गानिस्तान से आए थे, या उनको तरबियत अफ़गानिस्तान से मिली, या फिर उनको जो है वहाँ से फाइनेंसिंग हुई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में वारदातें करते हैं और वारदातें करने के बाद वो उनको पनाह मिलती है अफ़गानिस्तान में, चूँकि वहाँ पर गुज़श्ता 30-40 सालों से कोई बाकायदा ऑर्गेनाइज हुकूमत जो है और बड़ा एक लिबरल सा और एक बड़ा लचकदार सा जो सिस्टम है जिसकी वजह से लोग वहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप गुज़श्ता चंद माह के वाक़यात को देख लें, 24 के करीब खुद के शमले हुए हैं पाकिस्तान में। इन सब में अफ़गानिस्तान के बशिंदे या अफ़गानिस्तान से या वो पाकिस्तानी TTP के लोग जो यहाँ से जाके वहाँ पनाह लेते हैं, यहाँ वारदात करते हैं, फिर वहाँ जाके पनाह लेते हैं, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को वो सेफ़ हेवन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे अहम फ़ैसला है जिसकी डिमांड पाकिस्तान के अवाम सारे तबकात गुज़श्ता कई सालों से कर रहे थे। और ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चले ट्रेस किया कि ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं थी और तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त हम देखते भी आ रहे हैं या हमने माजी में भी देखा कि जिस तरह से वो मुकीम हो गए और अब एक बड़ा ग्रोह के तौर पर अगर हम उसको लें तो ये अब ये बिल्कुल मुल्क के अंदर फैल चुकी है तमाम तर चीज़ें। और आज जो ये अहकाम जारी किए हैं, आप क्या समझते हैं कि 1 अक्टूबर जो कि डेडलाइन दी गई है, क्या इसके अंदर नवंबर जो डेडलाइन दी गई है उसमें तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह तौर पर सामने आ सकेगी कि इनको जो है वो जल्द से जल्द निपटा जा सके तमाम तर मामला से, या फिर इसको पहले भी उठाया जाना चाहिए था? देखिए, एक तो पहले मैंने अर्ज़ किया कि पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। देर आए दुरुस्त आए। अब ये जो डेडलाइन है ये उन लोगों के लिए है जो रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से वापस जाना चाहेंगे। अगर लोग इस डेडलाइन से लोगों ने फ़ायदा ना उठाया और वापस ना गए, अपने जो मामला जो उनके यहाँ फाइनेंशियल इंटरेस्ट पैदा किए थे गैर कानूनी तौर पर, उन्होंने उनको वाइंड अप न किया गया, तो डेफिनेटली उसके बाद जो है रियासत और रियासती इदारे कार्रवाई करेंगे और वो लोग जो यहाँ पर इलीगली मुकीम हैं उनकी बारी पहले आएगी। उसके बाद वो लोग ऐसे भी होते हैं जो ओवरस्टे हो जाते हैं, कानूनी दस्तावेज पर पाकिस्तान आते हैं, लेकिन वो किसी वजह से या जानबूझ के वो ओवरस्टे हो जाते हैं, उनको वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर जो है जिन्होंने यहाँ पर शादियाँ वादियाँ कर ली, माशरे में गुल मिल गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सवाई उन लोगों के पास जिनके पास यहाँ पे एक चीज़ तारिक साहब बहुत अहम है, वो ये कि
یہ جو وے آؤٹ ہے کس طریقے سے وہ یہاں پر آ رہے ہیں, کون ایجنٹس ہیں جو ان کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں اور ان کو یہ تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی اور کیا ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی؟ بالکل کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان کا افغانستان کے ساتھ کو تقریباً 2400 کلومیٹر جو ہے نا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا بارڈر ملتا ہے, اور ایسے اتنے لمبے طویل بارڈر میں ایسے بہت سے راستے ہوتے ہیں, چور راستے ہوتے ہیں اور تلاش کر لیے جاتے ہیں, جو کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک طرح کے قبائل رہتے ہیں. تو وہ صدیوں پرانی جو روایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور وہ جو اس کا مشکل بارڈر ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوری چھپے اسمگلنگ کے ذریعے بھی آتے ہیں, ہیومن اسمگلنگ کے ذریعے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے جو اہلکار ہوں گے افغانستان میں جو ہماری کونسلیٹس ہیں یا پھر یہ ہے کہ ذکر کیا آپ نے اسمگلنگ کے حوالے سے نشاندہی بھی کی, لیکن ہمارے جو کچھ اداروں کے لوگ جیسے کہ اگر نادرا کا ذکر کریں تو یقیناً نادرا کی جانب سے بھی کچھ ایسے افغان باشندے ہوں گے جن کو غیر قانونی طور پر رجسٹر کیا ہوگا. نادرا کے یا پھر جتنے بھی ادارے ملوث ہوں گے اس میں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں بالکل اسی لیے ایک ٹاسک فورس کی بات ہوئی ہے جو کہ جن لوگوں نے سسٹم کا فائدہ اٹھایا ہے, جن لوگوں نے پاکستان کے جو اداروں میں اگر کوئی عملہ ایسا ہے, کرپٹ عملہ ہے, ان کے کرائیون سے کس نے دستاویز حاصل کی ہیں تو یقینی طور پر ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی, ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جائے گا. اگر کسی نے جعلی ریفیوجیز کارڈ بنائے ہوئے ہیں, جو کمشنریٹ ہے اس میں سے کسی نے فائدہ اٹھایا ہے, کسی نے نادرا سے فائدہ اٹھایا ہے, کسی نے نادرا سے پہلے جب مینول شناختی کارڈ یا مینول پاسپورٹ ہوتے تھے اس سے فائدہ اٹھایا, تو وہ سارے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. ظاہر ہے یہ ایک طویل پروسیس ہے, یہ نہیں ہے کہ 15-20 دن میں سارا کچھ مکمل ہو جائے گا, لیکن ایک بنیادی طور پر ایک ان پرنسپل ڈیسیجن ہو گیا کہ جو غیر ملکی پاکستانی مقیم ہے وہ واپس جائیں گے. تو لے لیا گیا ہے یقینی طور پہ, ہم نے بار بار دیکھا کہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں لیکن جو نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے وہ پھر اس کو کیری نہیں رکھتی ہے, وہ اپنے طور پہ نئے منصوبے لاتی ہے, اپنے طور پہ نئے طریقے سے کام کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا اہم ہے اس چیز کو آگے مزید لے کے چلنا, اور جو پچھلی گورنمنٹ یا بے شک وہ انٹرم گورنمنٹ ہو یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو اس کے جو فیصلے ان کو آگے لے کے چلنا کتنا اہم ہے؟ جی بالکل بڑی اہم بات ہے کہ فیصلوں کی کنٹینیوشن ہو, فیصلوں پہ عمل درآمد ہو, فیصلوں کی اونرشپ ہو. آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ ظاہر ہے کسی ایک محکمے کا فیصلہ نہیں ہے, ریاستی اداروں کا فیصلہ ہے. نیشنل ایکشن پلان جو ہے آج نہیں بنا, بہت سال پہلے بنا تھا, خاص طور پہ اے پی سی کے واقعات, اے پی ایس کے واقعات کے بعد. تو بہت سے فیصلے ہوئے, بہت سو پر عمل درآمد ہوا, کچھ پر نہیں ہو سکا, کچھ پر جزوی طور پر عمل درآمد ہوا ہے. لیکن اب پاکستان کی معاشی صورتحال ایسی ہو گئی ہے, ڈالر سمگل ہو رہا ہے, چینی سمگل ہوتی رہی ہے, گندم سمگل ہوتی رہی ہے, آٹا سمگل ہوتا ہے, اور بڑی ایسی اشیاء خوردنوش جس پر آپ کا میرا حق ہے, وہ جو سماج دشمن عناصر ہیں, اسمگلر ہیں, پاکستان سے اسمگل کرتے ہیں. تو لہٰذا اب ریاست کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں پر کہ تمام تر انتظامات مکمل کیے جائیں. اور جس طرح سے میرے یہاں اینکرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ بھی عموماً اپنی زندگی کے اندر باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں اور ہمیں بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ گداگر کی تعداد میں ہو, چاہے وہ ہوٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد افغانیوں کی ہوتی ہے, اور بہت سارے ایسے محکمے ہیں جہاں پر اب یہ تمام تر چیزیں پھیل چکی ہیں جس کی وجہ سے کافی ڈیفیکلٹیز بھی ہو رہی ہیں. اچھا اسی پر کیونکہ ہم نے کراچی میں بھی دیکھا کہ کافی زیادہ واقعات بھی اب رپورٹ ہو رہے ہیں اور جو ان کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ بڑھ بھی گئی, لیکن پشاور کی کیا صورتحال ہے, وہاں پر کس طریقے سے یہ موجود ہیں, اس کے حوالے سے بات کریں گے. فرزانہ علی بیورو چیف پشاور ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. فرزانہ بتائیے گا, آج ایپیکس کمیٹی کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا, پشاور میں اس کے کس طریقے سے چیلنجز کا سامنا ہوگا, کیونکہ بڑی تعداد میں یقینی طور پر وہاں سے بھی ایکسیس ان کو ملتا ہوگا آنے کے لیے؟ جی بالکل, جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو ہمارے پاس اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو تقریباً 1.3 ملین رجسٹر افغان ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن جو غیر قانونی ہے ان کا کوئی بھی ڈیٹا اس وقت اویلیبل نہیں ہے. ہر جگہ ہمیں ایک مختلف نمبر جو ہے وہ نظر آتا ہے. خاص طور پر اگر ہم 15 اگست 2021 کے بعد جو امارات اسلامی کی حکومت آئی افغان طالبان کی, اس کے بعد آنے والے انفلیکس کو دیکھیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے سرکاری ذرائع سے بھی کہ 2 لاکھ سے زائد لوگ یہاں آئے تھے لیکن واپس صرف 80,000 گئے ہیں. تو اب باقی کہاں غائب ہو گئے, یہ ایک بہت بڑا ریاست پر سوالیہ نشان ہے. اچھا میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جب 15 اگست کا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد افغان بارڈر جو ہمارے ساتھ توخم پر ہے اس کو کافی کنٹرولڈ رکھا گیا تھا, اور یہاں سے یہ سچویشن کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑا. ہمارے ساتھ پرابلم ہوا ہے, ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ چمن بارڈر سے آئے ہیں, وہ پورے
पूरा एक सिचुएशन आप देखें कि पाकिस्तान पूरा क्रॉस करके फिर वो पेशावर में आए हैं, और पख्तूनख्वा में आने का उनका ज्यादा मामला ये भी था। अच्छा, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके पास कोई कागजात नहीं थे, पासपोर्ट नहीं था, जिस तरह से उन्हें अंदर आने दिया गया। ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब अब ये ढूंढने की कोशिश अच्छा फरजाना, दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान को अभी भी है, पहले काफ़ी टाइम में भी रहा। हमने हर साल तकरीबन देखा कि कोई ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ज़रूर पेश आया जिसमें अफ़गान बाशिंदे मुलव्विस थे। अब जो ये एक इक़दाम होने जा रहा है बहुत अच्छा है यकीनन हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये इक़दाम पहले क्यों नहीं किया गया? पहले क्यों नहीं ये सब जितने भी प्रोसेस है क्यों इसको नहीं मुकम्मल किया गया कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में दहशतगर्दी से बच सके? देखिए, यही तो हमारा मेन प्रॉब्लम है। आप देखिए, जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था तो उसके बाद हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जिसमें ये सारी चीजें मौजूद थी और इन सब पे हमने कंट्रोल करना था। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद से आज हम 2023 में बैठे हैं, इस दौरान दहशतगर्दी के सैकड़ों वाकयात हो चुके हैं, खुसूसन 2021 के बाद जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में सारा कुछ हुआ है सबके सामने है। और फिर जब भी डिटेल्स आती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं अफगान बाशिंदे जो है वो मुलविस पाए जाते हैं। हमारे साथ आपने नादरा का सवाल जो है वो उठाया था। कई केसेस हमारे सामने ऐसे आए जिसमें नादरा हुक्काम मुलविस थे और उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इनको लेकिन फरजाना, यहाँ तो आप भी मेंशन यही करिए ना कि उसमें तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। काफ़ी अफगान ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं किए गए, यानी अपने भी इदारे पे तो इसमें मुलविस पाए जाएंगे फिर तो। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि ये जिस तरह से आए थे 15 अगस्त के बाद, वो भी आज तक एक सवालिया निशान है। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखें कि कितने लोग हैं कि जिन्हें पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दे दिए गए, इसमें तो जाहिर है नादरा के ही लोग मुलविस हैं। फिर FIA देखें, मतलब हर इदारे को आप देखें जो सरहद के ऊपर से लेकर यहाँ तक काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लूप होल्स थे जिनको इन्होंने क्रॉस किया। लूप होल्स की आप बात कर रही हैं, लूप होल्स की आप बात कर रही हैं जिसमें नादरा और बॉर्डर कंट्रोलिंग से रिलेटेड मामलात हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ है? दहशतगर्दी तो पहले भी थी, तो ऐसा क्या हुआ है कि अब ये अचानक ज़रूरत पड़ गई है कि इन सबको एकदम से बाहर निकाला जाए? मजमूई तौर पर अगर हम देखें, एक अंदाज़ा बताया जाता है कि तकरीबन 44 लाख लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मजमूई तौर पर हैं, जिसमें से आपने बताया 1.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं किसी हद तक। तो इसमें क्या आपको कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि इसमें सियासी पहलू भी है, क्योंकि पाकिस्तान में इंतखाबात नजदीक आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन डेडलाइन दे चुका है, और ये मजमूई तौर पर अफगानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो एक स्पेसिफिक पार्टी से रिलेटेड एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, और चेयरमैन PTI से मुतालिक अगर यूं कहा जाए कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और उनका यहाँ पर वोट बैंक है, तो आपको इस तरह से भी कोई एंगल नजर आ रहा है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है कि ताकि वोट बैंक टूट सके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पहलू को इतना मुनज़्ज़म या वो मौसर अंदाज में देखती हूँ कि ये एक वजह होगी जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा फैसला किया है। असल में ये फैसला हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे बताइए कि कौन सा मुल्क दुनिया में ऐसा है कि जिसके बॉर्डर ऐसे खुले हुए हैं और जोक द जोक लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में आ रहे हैं और तस्करे पर आ रहे हैं, कोई उनके पासपोर्ट नहीं है, कोई उनके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और वो आए जा रहे हैं, यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, यहाँ पे उनको नादरा के आपकी पाकिस्तानी आइडेंटिफिकेशन भी मिल जाती है। तो ये वो सारे लेकिन हर इदारे में फरजाना यकीनी तौर पे काले भेड़े तो हैं, यकीनी तौर पे इदारे के सरबराह तो शायद इसमें ना मुलविस हो, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे मुलविस होंगे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमाते हैं। अच्छा, एक बात अहम ये भी है कि क्या निगरान हुकूमत की ये जुरिस्डिक्शन में आता है कि वो इस तरह के फैसले कर सके, लेकिन एक्चुअली तो ये एपेक्स कमेटी का फैसला है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं, तो निगरान हुकूमत के फैसले को किस तरीके से देखती हैं? जी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं बार बार कह रही हूँ ये काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अपने बॉर्डर को हमें सिक्योर करना है। इसमें भी थोड़ा सा तस्दीक कीजिएगा कि क्या ये उसकी जुरिस्डिक्शन थी, निगरान हुकूमत ही कर सकती थी फैसला? देखिए, ये तो एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है ना, तो मेरा ख्याल में उसके पास तो इख्तियारात हैं कि वो ये फैसले कर सकते हैं, और मेरा ख्याल में किसी एक फोरम पर हमें ये करना चाहिए था। अब अगर कर लिया है तो बहुत अच्छा है। हाँ, हमें ये जरूर देखना चाहिए कि इस सारे प्रोसेस में कहीं ह्यूमन राइट की वायलेशन बहुत अहम है। एक चीज अगर हम यहाँ पे नोट करें,
تو صرف پاکستان میں اگر افغانیوں کی بات کریں ان کا ہونا اور انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا وہ ایک یقینی طور پہ بڑا پہلو ہے. لیکن اگر تجارت کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کو افغان ٹرانزٹ میں بھی تقریباً 186 ارب کا نقصان ہوا ہے. جو لیکن وہ سالانہ جو اگر نقصان کی بات کریں تو 2.5 ارب ڈالر کا نقصان ضرور ہے اور بہت سارے مختلف اینگلز بھی ہیں. آپ دہشت گردی کے معاملات اٹھا کے دیکھیں, افغانی آپ کو ملوث پائے جائیں گے پلیٹ فارمز کے اوپر اس وقت ہم. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی بھی کمیونٹی کو اس طرح سے سنگل ہینڈڈلی ڈیمونائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایکچولی اس میں ایک عام لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے افغانستان سے جس طریقے کے سٹیپ لیے جا رہے ہیں, ٹی ٹی پی کی بات کر لیں, دیکھیں وہ بھی ہمارے لوپ ہولز ہیں نا, ریاست کی کمزوری ہے. ریاست اگر یہ سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم سلیم شیخ کی طرف بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے دونوں بیورو چیف کے موقف لے لیے ہیں. سلیم شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ جس طرح قرت بھی کہہ رہی ہیں کہ دیگر جو چیزیں ہیں اس میں پنجاب کے اندر اگر بات کی جائے, پنجاب میں ریسنٹلی جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور باقی ساتھی بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ انفلیکس جتنا بھی ہوا ہے وہ افغان سائڈ سے ہوتا ہے اور جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں الٹیمیٹلی نکلتے اس میں سے افغانی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایپیکس کمیٹی کا جو فیصلہ ہے آل آف اے سڈن یہ کیا گیا ہے کہ سب کو ایک ساتھ نکال دیا جائے, ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ہماری ساتھی جو بیورو چیف ہیں فرزانہ صاحبہ نے یہ آخر میں کنکلوڈ جو کیا ہے کہ افغانیوں کے خلاف اگر کوئی آپریشن ہو تو اس میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. تو میرا ان سے اختلاف ہے. ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کیا, اگر وہ پاکستان میں آ کے دھماکے کریں اور لوگوں کو ماریں اور زخمی کریں تو وہ ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس طرح کے ہیومن رائٹس کی جو ہے ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے. اگر ہیومن رائٹ کی کہیں خلاف ورزی ہو بھی رہی ہو, اگر کسی کو پکڑ کے آپ یہاں سے اٹھا کے افغانستان بھیجیں گے اور ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں افغانوں سے متعلق, یہاں تو پاکستانیوں کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. پچھلے 2 سال میں جو ہوا ہے وہ ساری تو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر پاکستانیوں کو وہ آ کے بم بلاسٹ کرتے ہیں اور ان کو شہید کرتے ہیں تو اگر وہ لوگ پاکستان میں آ کے دھماکے کرتے ہیں تو اگر ہم ان کو پکڑ کے اگر ہم ان کو پکڑ کے پاکستان سے باہر بھیجیں گے, ان کے اپنے ملک میں بھیجیں گے تو اس کو ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی بالکل نہیں کہا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا دل جو لاہور ہے وہاں پر بھی جو افغانی بستے ہیں تو ان کے خلاف بھی آپریشن بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن پاکستان سے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو نکالنا بہت اہم, وقت کی بھی اہم ضرورت ہو گیا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کو روکنا بھی انتہائی اہم ہے. بالکل, اور میرے خیال سے بھی ایپیکس کمیٹی کا ایک بہت اچھا اقدام سامنے آیا ہے کہ جتنے بھی افغانی ہیں ان کو پاکستان سے نکال دیا جائے گا. ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور اس ڈیڈ لائن کے مطابق تمام پاکستانیوں کو. لیکن یہ اقدام اب کتنا فروٹفل ہوتا ہے یا اس کو مکمل کیا جاتا ہے یا نہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. اور یہ آج کے پروگرام کا ایجنڈا بھی تھا کہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کو کس نظر سے تمام تر لوگ دیکھ رہے ہیں. ہمارے تینوں بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ تینوں کا بے حد شکریہ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا کریں گے اختتام. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت.